फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट, समायोजन सहित अंतिम खाते। इसके अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किया था, अगर किसी को याद हो तो। हमने प्रीपेड एक्सपेंस का क्या एडजस्टमेंट होता है, क्या जनरल एंट्री होती है, कैसे फाइनल अकाउंट में उसको दिखाते हैं, वो किया था। हमने एक्रूड इनकम को देखा था, जिसको हम एडवांस नहीं आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये देखा। फोर्थ नंबर हमने अनअर्न्ड इनकम या फिर एडवांस इनकम, इन चारों को हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। सिक्स्थ हम स्टार्ट कर लेते हैं, चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी पर ब्याज। देखो सिंपल फंडा है, जो ओनर होते हैं ना बिजनेस के, मान लेते हैं ये मिस्टर ए, ये है इसका बिजनेस, ये इसमें क्या लगाता है, कैपिटल। जो फंड लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। फंड किसका, इसका किस में लगा रहा है, ये अपने बिजनेस के अंदर। और अकाउंटिंग पर्पज से सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के उद्देश्य से व्यापार और व्यापारी दोनों अलग होते हैं, इसीलिए हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल को दिखाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस की एक लायबिलिटी, बिजनेस से इससे उधार लिए बिजनेस ने, तो जब तक ये कैपिटल वापस नहीं कर देता तब तक हर साल इसके ऊपर जो पैसा लिया है इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो इंटरेस्ट है ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर, और हमको फर्म का ही ध्यान रखना है। इसके लिए भले ही इनकम हो, कमाई का जरिया हो, ब्याज इसको मिल रहा है तो कमाई है, इसके लिए तो खर्चा है ना। हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं। हम अकाउंटेंट किसके हैं, बिजनेस के हैं, तो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। और एक्सपेंडिचर जो ये होता है ना, ये जाके ऐड होता है कहाँ पर, कैपिटल के अंदर ऐड होता है। एक्चुअल में हम उसको इंटरेस्ट देते नहीं। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। देखो कैपिटल लगाई, मान लेते हैं 1 लाख रुपए की, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कैपिटल लिख दी बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ पर मैं बैलेंस शीट वापस बना देता हूँ थोड़ी। बैलेंस शीट के अंदर हमने कैपिटल, ये बैलेंस शीट है, और यहाँ लायबिलिटी साइड में हमने कैपिटल दिखा दी 1 लाख। ओके जी। अब इस कैपिटल के ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो 1 लाख का मान लेते हैं 10% ब्याज देते हैं, तो 1 लाख का 10% करो तो वो हो जाता है 10,000 रुपीज़। तो ये 10,000 रुपीज़ अभी भी दिए नहीं हैं, ड्यू हो गए हैं पर दिए नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको देते नहीं, हम बोलते हैं चल तेरी कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। कि पहले तू कितने मांगता था कि 1 लाख, अभी 10,000 ब्याज के भी मांगता है, तो टोटल कितने मांगता है भैया, इसको कितने देने हैं, टोटल 1,10,000। तो हमारी लायबिलिटी कितनी हो गई, 1,10,000 रुपये की। तो इस तरीके से होता है। इसकी एंट्री बड़ी सिंपल है, एंट्री बड़ी सिंपल है। एंट्री क्या होती है इसकी, जनरल एंट्री। इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर देते हैं हम, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ओके, क्योंकि खर्चा है, एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो खर्चा है तो डेबिट कर दिया। बट खर्चे के साथ साथ ये हमारी लायबिलिटी भी है, और इसकी वजह से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। मॉडर्न रूल पता है ना, अगर कोई नई लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो क्या करो, क्रेडिट करो। लायबिलिटी डिक्रीज हो तो डेबिट करो। तो लायबिलिटी है तो हम यहाँ पर इस लायबिलिटी को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपिटल में, तो इसको हम दिखा देंगे टू कैपिटल में। फिर हम इसको ओनली इंटरेस्ट नहीं लिखते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट तो बहुत तरह का होता है। ये कौन सा इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, टू हम कैपिटल अकाउंट कर देते हैं।
यानी कि हमने ब्याज जो है वो डेबिट इसलिए किया क्योंकि खर्चा है और वो कैपिटल में जाके ऐड हो गया, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, इसलिए हमने कैपिटल इंक्रीज हो गई है, तो इसलिए हमने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। अब इसको आता है भैया, इसको दिखाते कैसे हैं, इसको फाइनल अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे? तो फाइनल अकाउंट में एक जगह तो मैंने आपको बता दिया अभी, कहाँ दिखाएंगे इसको? बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में कैपिटल के अंदर हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। एक तो ये है, ठीक है जी। दूसरा सेकंड नंबर, क्या इसको पीएनएल में दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर इसको दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट के अंदर? क्योंकि खर्चा है, लॉस है, एक्सपेंडिचर है, लॉस तो क्या एक्सपेंडिचर है, तो पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे। तो इसको एक तो हम दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और एक हम दिखा देंगे इसको बैलेंस शीट के अंदर। तो दो जगह इसको हम शो करेंगे फाइनल अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट करते टाइम। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको एडजस्टमेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां दिखा देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहां दिखा देंगे बैलेंस शीट के अंदर। आपको पता है ये लायबिलिटी साइड में एसेट्स रुपीज़, यहाँ पर जो भी ओपनिंग कैपिटल होगी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो जी, ठीक है? आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर कौन सा हो जाएगा? ऐसे कंटिन्यू अपन करते रहेंगे, पता लग जाएगा कितने एडजस्टमेंट किए। ये एडजस्टमेंट नंबर 5 था, मैंने 6 लिख दिया गलती से। ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर कौन सा था? 5th। ओके, अब कर देते हैं हम एडजस्टमेंट नंबर 6th, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन, हिंदी में बोलते हैं आहरण पर ब्याज। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ऐसे कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आहरण पर ब्याज। अब ये क्या मामला होता है? फॉर एग्जांपल के लिए हमारा वापस बिजनेसमैन आया बेचारा, ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए मैं साथ में करा रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ताकि इनके बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ जाए, फर्क आपको, अंतर आपको समझ में आ जाए। तो ये बिजनेसमैन है और ये इसका बिजनेस है। अब ये क्या करता है कई बार, अब अकाउंटिंग पर्पज से बहुत बार बोला मैंने, है ना, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, लेखांकन के उद्देश्य से दोनों अलग है। तो उस हिसाब से कई बार ये क्या करता है, इस बिजनेस से बहुत सारी चीज़ें पर्सनल यूज़ के लिए निकाल के ले जाता है, फॉर पर्सनल यूज़, अपने घर के यूज़ के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए। जो पर्सनल यूज़ के लिए चाहे वो पैसा निकाल के ले जाए, पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी विड्रॉ करे, मान लेते हैं इसने मनी विड्रॉ करी, तो उस पर्सनल यूज़ के लिए जो भी विड्रॉ करता है उसको ही बोलते हैं हम ड्राइंग। यानी कि ये मान लेते हैं ड्राइंग के रूप में कुछ पैसे निकाल के लेके चला गया, जैसे इसने 20,000 रुपये विड्रॉ कर दिए, 20,000 यहाँ आ गए, लेकिन ये पैसे किसके हैं? फर्म के हैं ना, ये पैसे तो फर्म के हैं। फर्म बोलेगी भैया जो तुम 20,000 लेके जा रहे हो, हाँ वो तो चलो ठीक है ना, लेकिन इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस बार इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है इस बार? ये वाला इंटरेस्ट जो है, कैपिटल वाला इंटरेस्ट तो खर्चा होता था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या हो गया? एक तरह की इनकम हो गई। और इनकम को हमेशा क्या करते हैं हम? क्रेडिट, एज पर नॉमिनल रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट और प्रॉफिट्स एंड इनकम्स आर क्रेडिट। तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे जनरल एंट्री बनाते टाइम। कितना इंटरेस्ट मान लेते हैं यहाँ पर? इंटरेस्ट है 10%, तो मैं ऐसे ही मान रहा हूँ 10%, कम कुछ और भी हो सकता है। तो 2,000 रुपये का इंटरेस्ट हो गया, तो 20,000 रुपये निकाल के ले गया, लेकिन उसके ऊपर 2,000 का ब्याज इसको देना पड़ेगा। अब इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? तो वो ऐसे करते हैं, ये क्या कर लेते हैं,
कि भैया बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल पड़ी है, हाँ जी कितनी पड़ी है कि सर 1 लाख रुपए की कैपिटल पड़ी है। अब हम क्या करते हैं, यही एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उससे पैसे भले मिले नहीं, इंटरेस्ट हमने कमा लिया भले उसने दिया नहीं, हम यही एडजस्टमेंट कर लेंगे। हम बोलेंगे भैया सबसे पहले तो इसमें से 20,000 रुपये उड़ा दो, ये ड्राइंग के ले गया, हमारी लाइबिलिटी नहीं रही, 20,000 रुपये यहाँ से काट लिए, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ से लेस कर दो, वो भी करो, वो कितनी है 2,000 रुपये, तो 22,000 रुपये निकाल के ले गया। अब इसके पीछे जो बच गई, कितनी बचेगी पीछे, 1 लाख माइनस 20 तो हो गया 78,000। इस तरीके से इसको शो किया जाता है। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, जर्नल एंट्रीज कैसे होती है, वो मैं बता देता हूँ आपको। जर्नल एंट्री बड़ी सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है तो फर्म उसको क्रेडिट करेगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से कैपिटल इंक्रीज हुई थी कि डिक्रीज हुई थी, देखो कैपिटल क्या हुई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से 2,000 से कम हुई। तो कैपिटल जब डिक्रीज होती है, लायबिलिटी कम होती है, तो एज पर मॉडर्न रूल हम लायबिलिटी को डेबिट करते हैं। हाँ लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करते हैं, यहाँ तो कम हो रही है तो हम लायबिलिटी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने ऐड किया था, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है, ये देखो ऐड हुआ था, तो वो बड़ी थी इसलिए क्रेडिट किया था इंटरेस्ट को। यहाँ पर इस इंटरेस्ट की वजह से कैपिटल कम हो रही है तो कैपिटल को हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो हम यहाँ कर देंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी है 2,000 रुपये। फाइनल अकाउंट में इसको कैसे दिखाए जाते हैं, क्या पीएनएल में दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे सर, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, वहाँ पर भी दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएनएल की। पीएनएल में कैसे दिखाते हैं, देखो ये पीएनएल अकाउंट, और फिर हम बैलेंस शीट में भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट में वैसे मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है, सेम वही सिस्टम करना है, फिर भी लगे हाथ बना ही लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब ये खर्चा थोड़ी है कि डेबिट में लिखेंगे, ये तो इनकम है, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि फर्म के लिए इनकम है, बिजनेस के लिए इनकम है। बैलेंस शीट के अंदर इसको हम कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में। कैपिटल में से क्या कर देंगे, लेस। तो जो ओपनिंग कैपिटल दे रखी होगी उसमें ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही लेस हो जाता है, चाहे ड्राइंग हो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, बोलो जी। ओके चलो नेक्स्ट एक और एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम, है ना, 4-4 करके निपटाते हैं। तो 4 उस दिन किए तो 4 तो कम से कम आज करें। डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, एडजस्टमेंट नंबर 7। यानी कि स्थायी संपत्तियों पर हास। फिक्स एसेट्स तो आप समझते होंगे, हर बिजनेस के अंदर बहुत सारी फिक्स एसेट्स होती हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, है ना। ओके तो ये ऐसी फिक्स जो एसेट्स होती है, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, या कोई भी मशीन हो गई, इसमें इक्विपमेंट आ गए, इक्विपमेंट भी होते हैं कई बार महंगे वाले, तो वो भी हो गए। तो ये जितनी भी फिक्स एसेट्स है ना, लैंड को छोड़ करके, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, लैंड होती तो फिक्स एसेट्स है, लेकिन लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता, मैं अभी आपको बता देता हूँ।
अब ये जितने भी फिक्स एसेट्स हैं ना, जब इनकी वैल्यू डाउन हो जाती है, इनकी वैल्यू कम हो जाती है, किसी भी वजह से हो सकती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक रीज़न नहीं। फर्नीचर की वैल्यू, आप नया फर्नीचर जो आपने लगवाया था या नया फर्नीचर आप खरीद के लाए, क्या आज भी उसकी वैल्यू वही है जो पहले थी? नहीं। न्यू गाड़ी हम खरीद लेते हैं, क्या उसकी वैल्यू डाउन नहीं होती? होती है। कोई मशीन खरीदी, वो पुरानी होगी, इक्विपमेंट पुराने होंगे, बिल्डिंग भी, लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्डिंग की कर रहा हूँ। लैंड पे डेप्रिशिएशन नहीं लगता, क्योंकि लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती ही है, बहुत कम केसेस में कम होती है, लेकिन उसके ऊपर जो बिल्डिंग है, ढांचा है, वो तो 10-20 साल बाद में खराब होगा, नया बनाना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू तो कम हो जाती है ना। तो बिल्डिंग, मनी, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, जितनी भी एसेट्स होती है, इसमें कार आ गई आपकी, मोटर व्हीकल आ गए, सारी चीज़ें जिनकी जो फिक्स एसेट्स है और उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। बहुत सारे रीजंस, जैसा कि मैंने बताया आपको, वो पुरानी हो गई, उसमें घिसावट हो गई, वो मार्केट से बाहर हो गई। जैसे पुराने नोकिया के फ़ोन आपके पास पड़े हों, ओल्ड फ़ोन 5-6 साल पुराने, वो कुछ काम के नहीं है, बेचोगे मार्केट में, हो सकता है आपने 50,000 में खरीदा हो, अभी कोई 500 रुपये नहीं देगा, क्योंकि वो मार्केट से बाहर हो गए। अब वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, पुराने कंप्यूटर पड़े हैं आपके पास में कोई, वो कंप्यूटर्स वगैरह भी आ जाएंगे इसके अंदर, तो उनकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है? डाउन होती है। तो बिजनेसमैन भी ये समझता है, बिजनेस भी इस चीज़ को समझता है, और हम अकाउंटेंट भी इस चीज़ को समझते हैं। तो हम क्या कर देते हैं कि धीरे धीरे हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें वो जो एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, उनकी वैल्यू को धीरे धीरे कम करते रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब मैंने बताया, आपने ध्यान सुना हो कि डेप्रिसिएशन कब होता है? जब फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होती है, और जब आपकी बिल्डिंग की वैल्यू अगर कम हो रही है, आपके फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, आपके प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन गैजेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है, तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? आप बोलोगे सर लॉस होगा, हमको भी 50,000 की चीज़ 10,000 की होगी, 5,000 की होगी, लॉस ही हो रहा है। तो जब वो लॉस होता है, तो बिजनेस के पास भी ऐसे जितनी भी फिक्स एसेट्स है, बिजनेस को भी तो लॉस होता होगा। हाँ, और लॉस हमेशा क्या करते हैं हम? डेबिट। तो इसलिए हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट एंट्री करते टाइम डेप्रिसिएशन अकाउंट को कर देते हैं डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। ओके, ठीक। अब बताओ क्रेडिट किसको करें? जो ये एसेट है, ये एसेट हमेशा, मॉडर्न रूल याद करो, एसेट हमेशा क्या होती है? डेबिट होती है। एसेट और आए तो और डेबिट करो, और एसेट कम हो जाए तो क्रेडिट करो। तो डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है ना, हाँ, तो इस एसेट्स को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, एज पर मॉडर्न रूल। तो यहाँ पर हम फिक्स एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे, कोई भी फिक्स एसेट्स हो जिस पे डेप्रिसिएशन लगाया उसको हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एसेट कम हो गई और इसलिए क्रेडिट किया मॉडर्न रूल के हिसाब से, क्योंकि संपत्ति की मूल्य यानी कि एसेट की प्राइस अगर कम होती है तो उसको क्रेडिट करो, तो क्रेडिट कर दिया। डेप्रिसिएशन इसलिए डेबिट किया क्योंकि ये जो भी कम प्राइस हो रही है हमारे लिए लॉस है। अब इसको फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाया जाता है? तो दो जगह इसको दिखाया जाता है, मैं बता देता हूँ, दोनों जगह बता देता हूँ आपको। एक तो अपना P&L और एक अपनी बैलेंस शीट। ये देखिए, एक P&L और एक बैलेंस शीट। P&L के तो डेबिट में ही दिखाएंगे, क्यों? लॉस है ना, तो डेप्रिसिएशन, लॉस या एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में आते हैं, तो यहाँ दिखा देंगे। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी रुपीज़ और इधर होती है एसेट्स। यहाँ जो भी फिक्स एसेट्स हैं, हाँ, उसका अमाउंट अंदर लिखेंगे और उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। भैया अब ये वैल्यू नहीं रही, इतनी वैल्यू इस साल कम हो गई है, तो डेप्रिसिएशन को एक P&L के डेबिट में दिखाया जाता है, एक फिक्स एसेट्स में से उसको लेस कर दिया जाता है, जो भी प्लांट है, मशीन है वगैरह है उसमें से। ओके। सेल्स टैक्स, ये सेल्स टैक्स पहले बोलते थे, आज इसको क्या बोला जाता है? GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। तो GST क्या होता है? फुल फॉर्म आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर कोई भी गुड्स सेल करेगा तो उस पर क्या लगता है? GST। और कोई भी अगर सर्विस भी किसी को प्रोवाइड कराएगा, उसके बदले में फ़ी लेगा, तो उसकी भी GST लगेगी। जैसे आप लोगों ने ऑनलाइन कोर्स खरीदा होगा, है ना, मान लेते हैं किसी बच्चे ने मेरे से कोर्स खरीदा है 3,000 रुपये का, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या प्राइस में आपने खरीदा होगा, ठीक है। तो इस 3,000 के अंदर 18% क्या शामिल है?
जीएसटी शामिल है। तो क्या प्राइस मुझे कितने मिले होंगे मैं बताता हूं आपको। 3000 डिवाइड बाय, एक सेकेंड, मैं राउंड फिगर करके आपको बताऊंगा। तो 3000 जो आपने पे किए हैं वो इस तरीके से, इसमें क्या है 457 रुपये का तो जीएसटी है, ओके। और बाकी जो सेल प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस अंकल की आ गई आपकी। बाकी जो मेरा इसमें आप बोल सकते हैं मेरा जो फी है वो है 2543, अगर 3000 का कोई कोर्स है तो। बट यहां पर मैं क्या करूंगा बताएं, आपसे कितने रुपए लूंगा, 3000 आपने मुझे पे किए, मैंने आपसे कितने लिए 3000, तो मैं क्या करूंगा यहां पर समझना, मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितने आए मेरे पास 3000, मैं एंट्री यही करूंगा। थोड़ा पीछे कर लेते हैं इसको, बैंक अकाउंट डेबिट 3000, क्योंकि मेरे पास मेरे बैंक में 3000 रुपये आए, आपने कोर्स खरीदा, मुझे 3000 रुपये मिल गए, ओके। पर क्या ये 3000 के 3000 पूरे मेरे हैं? क्या ये 3000 की 3000 सेल प्राइस है? नहीं, इसको सेल प्राइस नहीं बोलते। सेल प्राइस तो ये है, चाहे कोई गुड्स हो, कोई सर्विस हो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये है सेल प्राइस। ये तो रिसीव्ड हुए मुझे आपसे, तो रिसीव्ड यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट कितने 3000, लेकिन सेल्स कितनी हुई 2 सेल्स, सेल्स तो ओनली ये हुई 2543, 2543, हाँ, ये तो मेरा पैसा है, तो ये मेरी सेल्स है, और सेल्स हमेशा क्रेडिट करते हैं, हम पहले ही करते हुए आ रहे हैं। उसके रीज़न भी है, इस पे एक तो आपका कौन सा रूल लगता है, रियल वाला, है ना, सर्विस जा रही है, गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट करो, या फिर इनकम है, इस तरीके से भी सोच सकते हैं आप, ओके। लेकिन ये जो 457 रुपये, इसको भी मैं क्रेडिट करूंगा जीएसटी नाम से। अब आप देखेंगे तो डेबिट की टोटल 3000, क्रेडिट की भी 3000 हो गई, लेकिन आप बोलेंगे सर आपने ये क्रेडिट क्यों किया, आपने इसको क्रेडिट क्यों किया, क्या रीज़न है? तो मैं इतना ही बोलूँगा, ये मेरी लायबिलिटी है, मैंने आपसे पैसे लिए 457 रुपये जीएसटी के, और मुझे इसको गवर्नमेंट को जमा कराने हैं, मैंने अभी तक कराए नहीं है, तो ये मेरी लायबिलिटी है। और लायबिलिटी, मॉडर्न रूल याद करो, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, और इंक्रीज हो तो और क्रेडिट करो, तो लायबिलिटी है तो क्रेडिट कर दिया मैंने, तो ये एंट्री होगी। बाद में जब मैं इस जीएसटी को पे कर दूंगा, जब मैं इस जीएसटी का क्या कर दूंगा, इसको पे कर दूंगा, पे टू गवर्नमेंट, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, ये लायबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म, लायबिलिटी को क्लोज करूंगा, कम करूंगा, क्योंकि मैं अगर गवर्नमेंट को पैसे दे दूंगा तो मेरी लायबिलिटी काय की, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, जीएसटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट टू बैंक, पैसा गया। तो जीएसटी को जो पैसा होता है वो बिजनेसमैन अपने पास में नहीं रखता है, वो कस्टमर से लेता है, गवर्नमेंट को पे करता है। तो जब ले लिया उस टाइम लायबिलिटी, जब पे कर दिया तो लायबिलिटी खत्म, उसकी कमाई यही है। तो ये चाहे सर्विस के एग्जाम्पल से समझो, चाहे आप गुड्स के एग्जाम्पल से समझो, ये एंट्री होती है। बताइए, आया समझ में?